गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 3 और आप सभी प्यारे भाइयों के लिए, मेरे प्यारे दोस्तों के लिए एवं छोटे-छोटे बच्चों के लिए जो कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, क्या पढ़ रहे हैं? दो ध्रुवीयता का अंत। तो शीत युद्ध के साथ इस पार को जोड़ा गया है और है ही उससे संबंधित है। तो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ? तो ध्रुवीकरण क्या है, ध्रुवीयता क्या है? ध्रुवीयता का अर्थ है वह व्यवस्था जिसमें दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है तथा जिसकी क्षमताएं प्राय तुलनात्मक होती हैं, उसे ध्रुवीकरण कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ध्रुवीकरण कहा जाता है। इधर राम खड़ा है, यहाँ पे श्याम खड़ा है। ठीक है, राम के पास क्या परमाणु हथियार है, सैन्य शासन है और आर्थिक साधन है, सांस्कृतिक साधन है, भौतिक रूप से प्रगढ़ है। इसके बाद उच्च स्तर के सभी प्रकार की हथियार हैं, जो भी है। इसी प्रकार से श्याम के पास भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन होता क्या है, राम बोलता है कि मैं बलवान और श्याम बोलता है कि मैं बलवान हूँ। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? ताकते रहते हैं। दोनों एक दूसरे की बातों पे तुमसे ज़्यादा बलवान मैं हूँ, तुमसे ज़्यादा धनी मैं हूँ, तुमसे ज़्यादा पैसा मेरे पास है, सैनिक मेरे पास हैं। ये भी ऐसे ही बोलता है और इनके बीच में क्या हो जाता है? झगड़ा होना शुरू हो जाता है। झगड़ा होने के कारण क्या हो जाता है? इनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं। अब जब इन दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं तो क्या हो जाता है? एक ऐसा युद्ध छिड़ जाता है जिसको क्या कहा जाता है? शीत युद्ध। तो इन्हीं दो महाशक्तियों का जब अस्तित्व होता है तो इनकी जब ये तुलना की जा रही है कि तू भी शेर है तो मैं भी क्या हूँ? शेर हूँ। तो इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ध्रुवीकरण। और इस तुलनात्मक अध्ययन से क्या होता है? ये दोनों की तुलना करने पर ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, जिस कारण से इनके रुख बदल जाते हैं, इनकी राजनीति, इनकी संस्कृति सब कुछ अलग हो जाती है। एक चाहता है कि श्याम चाहता है कि सारा कुछ क्या हो, सब कुछ जो किसके हाथ में हो, सरकार के हाथ में हो, सबका सामाजिक हित उस पर बना रहे। तब तक राम क्या चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम होगा वो क्या होगा? किसी निजी एक व्यक्ति के हाथ में होगा, वो अपना कार्य स्वयं करेगा। तो इन्हीं कारण से इनकी महाशक्तियों के हमारे जब विचार नहीं मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। और तब इसका क्या होता है? तुलना होने लग जाती है। एक राष्ट्र राम का साथ देता है, एक श्याम का साथ देता है, एक आदमी राम का, एक आदमी श्याम का। और इस प्रकार से क्या होता है? सारा विश्व क्या हो जाता है? दो महाशक्तियों में बंट जाता है। और जो महाशक्तियाँ इनके साथ नहीं थी, जो देश इनके साथ नहीं थे, उनको गुट निरपेक्ष कहा जाता है। तो न राम के गुट में कोई रहेगा, न श्याम के गुट में कोई रहेगा और किसी अन्य गुट में कोई चला जाएगा। तो राम का गैंग या और ये श्याम का गैंग, तो किसी भी गैंग में कोई भी आदमी नहीं जाता है। ठीक है, उनको क्या कहेंगे? गुट निरपेक्ष। ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक, इसको मिटा लेते हैं। अब ये कैसी व्यवस्था है? तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो परस्पर विरोधी अथवा प्रतिरक्षी राज्य या ब्लॉक होते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि दोनों अपना शत्रु समझने लग जाते हैं। ठीक है, दोनों ब्लॉक एक दूसरे को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। क्या होता है जब दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या मानते हैं? अपने लिए खतरा मानना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये मेरे लिए खतरा तो नहीं है। इसी प्रकार से एक दूसरे को क्या करते हैं? खतरा मानने लग जाते हैं। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ? तो शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुव विश्व की उत्पत्ति होती है। और ऐसे खेमे का नेतृत्व कौन करता है?
एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका करता है और दूसरे खेमे का नेतृत्व कौन करता है? सोवियत संघ करता है। लेकिन साम्यवादी खेमे के विघटन के साथ ही दुर्व्यवस्था का भी अंत हो जाता है। अर्थात साम्यवादी कौन है? यूएसएसआर कौन है? साम्यवादी कौन है? यूएसएसआर है, मतलब सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ है, जो क्या है? साम्यवादी व्यवस्था पर बल देता है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो क्या है? वो कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? बढ़िया है। पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो क्या है? बढ़िया है। तो यहाँ पे क्या होता है 91 में जब क्या हो जाता है शीत युद्ध का विघटन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? ये भी समाप्त हो जाता है, दुर्व्यवस्था का भी यहाँ पर अंत हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा मिठा लेते हैं और आगे चलते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा बर्लिन दीवार के बारे में भी जान लेते हैं। तो बर्लिन दीवार क्या थी? तो बर्लिन दीवार की पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक था। क्या था? पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के बीच का यह प्रतीक था। ठीक है, इस तरफ पूंजीवादी लोग रहते थे, इस पर तरफ समाजवादी लोग रहते थे, साम्यवादी लोग रहते थे। इनके विभाजन का प्रतीक था। यह दीवार कब बनी थी? 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, कब बनाई गई थी? ये 1961 में दीवार बनाई गई थी। इस प्रकार से बीच में आप दीवार देख सकते हो। ये पश्चिमी बर्लिन है और ये पूर्वी बर्लिन है, और ये क्या है? ये पूर्वी बर्लिन और ये पश्चिमी बर्लिन है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये दीवार इसीलिए खड़ी की गई क्योंकि इन दोनों की विचारधाराएं आपस में नहीं मिल रही थी। और एक ऐसा समय आया कि दीवार कितनी बन गई? 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी हो गई। इतनी लंबी हो गई दीवार, कितनी? 150 किलोमीटर लंबी दीवार हो गई। इसको लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही। कितने वर्षों तक? इन दोनों के बीच में जो दीवार है कब तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक खड़ी रही। लेकिन जब यहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक होने लगे तो एक दिन क्या हुआ? पश्चिम बर्लिन के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया? सरकार से अपील की, यहाँ के लोगों से अपील की कि हे ऐसे मत करो। सोवियत रूस से अपील की कि ऐसे मत करो, हमें जो आपने विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के पाबंदियाँ लगाई हैं, उनको समाप्त करो, नहीं तो हम सरकार के विरोध में खड़े हो जाएंगे। और जब सरकार इनकी बात नहीं सुनती है, यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इनकी सांस्कृतिक राजनीतिक संबंधित जो कार्य रहते वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से क्या है, एक दिन बर्लिन के लोगों के द्वारा ही 9 नवंबर सन 1989 को यही लोग इतनी तादाद में खड़े हो जाते हैं कि वहाँ से उठ के सीधा बर्लिन दीवार को लांघ लेते हैं और बर्लिन दीवार को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, जिस कारण से इसको 9 नवंबर सन 1989 को तोड़ दिया जाता है। तो बर्लिन दीवार कब तोड़ दी जाती है? 9 नवंबर सन 1989 को तोड़ दी जाती है। क्यों तोड़ दी जाती है? क्योंकि सरकार ने जो लोगों वहाँ के लोगों के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और टैक्स अपनी मर्जी से लगा रही थी, इसलिए उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा CIS के बारे में जान लेते हैं। CIS का क्या अर्थ है? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल है। ठीक, कौन से? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। यह सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्यों का संघ बना। कितने? तो सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। 1991 में जब विघटन हो गया तो कितने? 15 राज्यों का एक क्या बना? एक गणराज्य बना। ठीक है, रूस एक क्या बन गया? गणराज्य बन गया। ठीक, इसी प्रकार से इसको मिटा लेते हैं और फिर आगे चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सोवियत संघ USSR। ठीक है, 1970 की बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ USSR अस्तित्व में आया। तो 1917 में जब कौन सी क्रांति हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तब रूस ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR ने यही व्यवस्था अपनाई थी। सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे। कितने? 15 गणराज्य थे, जो क्या हैं?
अलग अलग देशों को मिलकर एक सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। तो इन 15 देशों से मिलकर क्या हुआ था, एक सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है, सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। और इसका निर्माण कैसे किया गया था, तो गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। कैसे बनाया गया था, समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार इस व्यवस्था को बनाया गया था। इसी प्रकार सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए कुछ गणराज्य निम्नलिखित हैं। तो रूसी गणराज्य है, कजाकिस्तान है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। ठीक है, लिथुआनिया है। इसी प्रकार से कुछ बेलारूस है, यूक्रेन है, मालदोवा है, आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान है। ठीक है, सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कौन कौन से कारक थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, इस पे आप IMP लिख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर से आएगा। ठीक है, तो सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने के मुख्य कारक कौन कौन से थे, क्यों सोवियत संघ को महाशक्ति बनाया गया, क्यों लोगों ने, वहाँ के पड़ोसी देशों ने उसको ताकतवर माना, क्यों महाशक्ति था रूस, तो इसके पीछे कौन से कारण है, सबसे पहले ये बातें जान लेते हैं। तो सोवियत संघ के पीछे जो महाशक्ति बनने का सबसे मुख्य कारण है वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति ही सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी विश्व की अर्थव्यवस्था के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक विकसित थी। ठीक है, जिस प्रकार से क्या था, सोवियत संघ के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका पास क्या था, सब कुछ था, उसी प्रकार से सोवियत संघ के पास भी सारा कुछ था। ठीक है, सारी अर्थव्यवस्था उसके पास भी थी, उसके पास भी विभिन्न प्रकार के हथियार, विभिन्न प्रकार के आर्थिक साधन, विभिन्न प्रकार की कृषि, खेती, अच्छे सैन्य साधन, शैक्षिक योग्यता, सब कुछ उसमें बहुत ही प्रगुण मात्रा में कोट कोट कर भरी गई थी। ठीक है, इसीलिए क्या था, उसके पास ये सारे साधन उपलब्ध थे। नंबर दूसरा कारण क्या है, तो नंबर दूसरा कारण है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की संचार प्रणाली में अनेक परिवर्तन आ गए। ठीक है, वहाँ की जो संचार प्रणाली थी उसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आ गए जिससे क्या है, सोवियत संघ अपने को क्या समझने लग गया था, बलवान समझने लग गया था, विज्ञान का वैज्ञानिक समझने लग गया था। उस समय सोवियत संघ की संचार प्रणाली में क्या था, बहुत ही अधिक उन्नत अवस्था में थी और सबसे चरम पे थी, बहुत ही उन्नत, बहुत ही प्यारी तकनीकी उस समय अमेरिका, वो सोवियत संघ के पास थी, इसलिए उसको क्या कहा गया, महाशक्ति माना जाने लग गया। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधनों के विशाल भंडार थे। ठीक है, अब इसके पास क्या है, उस ऊर्जा के विशाल भंडार भी थे, जिसमें वो क्या करता था, खनिज तेल, लोहा इस्पात एवं मशीनरी उत्पाद आदि शामिल थे। ठीक है, तो इसके पास सारे विशाल भंडार भी थे, उनके साथ खनिज तेल भी था, लोहा भी था, इस्पात भी था, मशीनरी थी आदि सम्मिलित थे। इन सभी संसाधनों के बल पर सोवियत संघ ने अपना बहुत अधिक विकास किया और एक महाशक्ति के रूप में उभरने लग गया। ठीक है, तो इसलिए वो महाशक्ति मानता था, वो कहता था जितना तेरे पास है अमेरिका उतना ही मेरे पास है, अगर तेरे पास क्या है, तेरे पास तेल का भंडार है तो मेरे पास भी खनिज तेल है, तुम्हारे पास लोहा है तो मेरे पास भी क्या है, लोहा है। ठीक है, मशीनरी मेरे पास है, संचार के उन्नत साधन मेरे पास हैं। ठीक है, ये सारी शक्ति, इसी कारण से रूस को क्या माना जाने लग गया, महाशक्ति मानने लग गया। सोवियत संघ में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ। ठीक है, और यातायात के भी जितने साधन थे यहाँ पे क्या था, बहुत विकसित मात्रा में थे। ठीक है, सोवियत संघ के दूर दराज के जो इलाके थे उनके आगमन की सुव्यवस्था एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़ते थे, और हमारे यहाँ तो अभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सारी जगहों पे क्या है, रोड और विभिन्न प्रकार के साधन, लेकिन सोवियत संघ में 1917 में भी ऐसे साधनों की 1900 ऐसे साधनों की व्यवस्था थी, जिस कारण से क्या था, आवागमन की सुविधा थी, एक स्थान से दूसरे स्थान
जल्दी से जल्दी जाया जाता था। इसलिए इस सुव्यवस्थित प्रणाली के कारण ही सोवियत संघ को क्या माना जाता था, महाशक्ति माना जाता था। सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी क्या था, अधिक प्रचलित था। घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी क्या था, अधिक प्रचलित था। ठीक है, यहाँ पिन से लेकर कार तक की सभी वस्तुओं का उत्पादन होता था। ठीक है, सारी जितनी वस्तुएं थी घरेलू उपभोक्ताओं पर ही आधारित होती थी। वहाँ की घरेलू व्यवस्था क्या थी, बहुत ही तीव्र थी। वहाँ के सारे लोग विभिन्न प्रकार के औजार से लेके विभिन्न प्रकार के साधनों को बनाते थे, उनका उत्पादन करते थे। इसीलिए यहाँ पे क्या थी, घरेलू उपभोक्ता उद्योग की व्यवस्था भी अधिक उन्नत थी। यद्यपि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में निर्मित होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता की दृष्टिकोण से पश्चिम देशों के स्तर से समकक्ष नहीं थी। बस यहीं पे क्या है, सोवियत रूस जो है कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि दो दुकानों में से अगर दोनों में से सामान लेने पे आपको ये पता चलता है कि आप बैट बॉल खरीदने जाते हो और एक दुकान में बैट तुम्हें अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है और उसकी क्या है कीमत ज़्यादा रहती है, तब दूसरी दुकान में उसकी कीमत भी कम रहती है और उसकी क्वालिटी भी क्या है, अच्छी रहती है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे लेने का प्रयत्न करोगे, आप वहाँ पर लेना चाहोगे। ऐसी स्थिति हो गई थी रूस की। तो रूस की जो व्यवस्था थी वो क्या थी, उनसे अच्छी नहीं थी। मतलब वहाँ पे उनसे अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं नहीं मिलती थी जिस प्रकार से पश्चिमी देशों में मिलती हैं। और यही कमजोरी बन गई सोवियत रूस की, जिस कारण से क्या है, यहाँ से ही ऐसे लगने लगे कि अब सोवियत रूस महाशक्ति नहीं रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सोवियत संघ की सरकार ने अपने देश के समस्त नागरिकों को बुनियादी शिक्षाएं सुविधाएं प्रदान की थी। ठीक है, जो सारी बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो क्या है, सोवियत संघ ने अपने यहाँ के नागरिकों को प्रदान करवा रखी थी। बच्चों की देखभाल एवं यातायात के साधन की सुविधाएं प्रमुख थी। सारी सुविधाएं यहाँ पर क्या थी, प्रमुख कर दी गई थी। इसलिए क्या है, सोवियत संघ को महाशक्ति माना जाता था। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे भी कुछ ऐसी ही बातों को जानने का प्रयास करते हैं। लेनिन कौन था, इसके बारे में जान लेते थोड़ा। तो लेनिन कौन था, तो व्लादिमीर लेनिन का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था। तथा उसका देहांत कब हुआ था, तो देहांत इसका 1924 ईस्वी में हुआ था। यह बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। क्या थे, बोल्शेविक एक पार्टी थी, कहाँ पे कब थी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके क्या थे, संस्थापक थे। कौन थे, व्लादिमीर लेनिन इसके संस्थापक थे। अक्टूबर 1917 की सफल रूस की क्रांति के नायक लेनिन ने 1917 से 1924 तक सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर के संस्थापक तथा अध्यक्ष रहे। क्या रहे ये, यूएसएसआर के अध्यक्ष तथा वहाँ के संस्थापक रहे। किसके, सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक कौन रहे, तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, वह मार्क्सवाद के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने में अत्यंत सफल रहे। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको क्या कहा जाता है, मार्क्सवाद का सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत, मार्क्सवाद का सिद्धांत कहा जाता है। और वो सिद्धांत कैसा रहा, बिल्कुल ही सफल रहा। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो क्या रहा, बिल्कुल सफल रहा। लेकिन लेनिन ने पूरी दुनिया में साम्यवाद प्रेरणा के स्रोत बने रहे। और ये क्या है, लेनिन तो जो व्यक्ति तो साम्यवाद दुनिया के एक प्रेरणा के स्रोत बन गए दुनिया में समाजवाद की। उन्होंने क्या की, एक बहुत ही अच्छी व्यवहारिक रूप से व्यवस्था बनाए रखी थी, एक अच्छा स्रोत बना रखा था, जिस कारण से वो क्या हो गया, साम्यवादी दुनिया की प्रेरणा के स्रोत बन गए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा स्टालिन कौन था उनके बारे में भी जान लेते हैं। कौन था ये स्टालिन। ठीक है, स्टालिन कौन था, तो स्टालिन जोसेफ स्टालिन, इसका जन्म कब हुआ था, 1889 से 1999 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1953 में। लेनिन के बाद सोवियत संघ का सर्वोच्च नेता एवं राष्ट्र अध्यक्ष था। कौन,
जब लेनिन मर गया था, ठीक है, लेनिन मर गया था, उसके बाद व्लादिमीर लेनिन मरने के बाद कौन रहा राष्ट्र अध्यक्ष? तो जोसेफ स्टालिन राष्ट्र अध्यक्ष रहा। उसने सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में सन 1924 से और 1953 तक नेतृत्व प्रदान किया। कब तक? 1924 से 1953 तक इसने क्या किया? इसका रूस का नेतृत्व प्रदान किया। उसके काल में सोवियत संघ का तेजी से औद्योगिकरण हुआ, ठीक है। उसके काल में क्या हुआ? जोसेफ स्टालिन के समय में सोवियत संघ का क्या हुआ? तेजी से औद्योगिकरण हुआ। उद्योगों का क्या है? तेजी से विकास होना शुरू हो गया। उसने खेती का बलपूर्वक समूहीकरण कर दिया, ठीक है। जितनी भी खेती थी उसने क्या किया? बलपूर्वक उसका समूहीकरण कर दिया। उसने 1930 के दशक से लेके 1953 तक सोवियत संघ में तानाशाही की स्थापना के लिए उसको क्या माना जाता है? जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। अब बलपूर्वक जो उसने कार्य किया, तो बलपूर्वक कौन कराता है? जो अपने को क्या समझता है? ताकतवर समझता है, जिसपे ताकत होती है, जो सारी बात अपनी ही मनमानी करता है, किसी और की बात को नहीं सुनता है, उसको क्या कहते हैं? बलपूर्वक कहा जाता है। तो इसने क्या किया? 1930 से लेके और 1953 तक के दशक तक क्या किया? सोवियत संघ में तानाशाही की स्थापना शुरू कर दी, और जिस कारण से उसको क्या माना जाता था? तानाशाही शासक माना जाता था। और तानाशाही के लिए जिम्मेदार कौन है? तो स्टालिन को तानाशाही माना जाता था, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं सोवियत प्रणाली कैसे थी। सोवियत प्रणाली कैसे थी? तो सोवियत प्रणाली वो व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया, ठीक है। कैसी है? जिसके द्वारा क्या किया? सोवियत संघ ने अपना विकास किया। सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। सोवियत क्या थी? वो समाजवादी व्यवस्था पे आधारित थी, ठीक है। वो प्रणाली समतामूलक समाज और समाज के आदर्शों पर आधारित थी, ठीक है। यह चाहते थे कि समाज के आधार पर ही काम हो, जैसे समाज चाहता है उसी प्रकार का काम हो, और सरकार क्या करेगी? समाज के हित के लिए ही कार्य करेगी और अपने आदर्शों पर ही खरी उतरेगी। जो समाज के उसके आदर्श हैं उन पर ही खरे उतरने का कार्य करेगी। यह निजी संस्था का विरोध करते थे। यह नहीं चाहता था कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, यदि राम गरीब है तो श्याम भी क्या हो? गरीब ही रहेगा। ऐसा नहीं कि राम गरीब हो जाए और श्याम क्या है? अमीर हो जाए, या राम के पास बहुत सारे उद्योग हो जाए और श्याम के पास कुछ उद्योग नहीं हो। इसीलिए क्या कहा जाता है? यह संपत्ति कैसी थी? तो निजी संपत्ति का ये विरोध करते थे। ये समाज को समानता एवं सिद्धांत के व्यवहार में लाने का प्रयत्न करना चाहती थी। यह चाहते थे सोवियत प्रणाली के लोग, सोवियत संघ रूस के लोग जो चाहते थे, वो क्या चाहते थे? यह समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहते थे। समाज एक सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत पर क्या हो? आधारित हो, न कि अपने आप खाने वाला हो, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया, इसीलिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी साम्यवादी पार्टी थी। अब हुआ क्या कि सोवियत जो प्रणाली थी उसके जो निर्माता थे, जितने भी सोवियत प्रणाली के निर्माता थे, निर्माता मतलब सोवियत प्रणाली को बनाने वाले, इस समाजवादी व्यवस्था को बनाने वाले जितने भी लोग थे, तो उन्होंने क्या किया? सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया? पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया गया। इसलिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी साम्यवादी पार्टी थी। और इनकी धुरी कौन थी? तो साम्यवादी जो पार्टी थी इनकी धुरी थी, जिसमें किसी अन्य दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। और इस साम्यवादी पार्टी के अलावा किसी अन्य जो इनके विपक्ष में होता था उनके लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, और पूरी अर्थव्यवस्था क्या थी? सोवियत संघ के नियंत्रण में थी। उस पे योजनाबद्ध तरीके से क्या करेगी? सोवियत सरकार ही काम करेगी, अन्यथा कोई एक पर्सनल व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा। जो कार्य व्यवस्था होगी वो सारे राष्ट्र के लिए एक जैसे होगी, संपूर्ण राष्ट्र के व्यक्ति के लिए एक जैसी होगी, इसमें कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी?
क्या थी सोवियत प्रणाली की व्यवस्था विशेषता? तो सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। वाह, कितना बढ़िया, 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है। तो सोवियत प्रणाली कैसी थी? तो सोवियत संघ की प्रणाली कैसी थी? राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी, समाज के लिए सब कुछ करती थी। ठीक है, सोवियत प्रणाली समाज का अर्थ ये समझ लो कि जनता के लिए ही करती थी, जितनी वहाँ की जनसंख्या थी। ठीक है, उसी के लिए उनकी ही व्यवस्था पर ये आधारित थी। सोवियत प्रणाली आदर्शों एवं साम्यवादी समाज पर बल देती थी। क्या है? आदर्श, अच्छे व्यवहार, अच्छे कुशल प्रशासन एवं समतावादी समाज पर क्या देती थी? यह बल देती थी, जिसमें क्या हो? सबका साथ, सबका विकास हो। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। यह नहीं चाहते थे कि कोई एक व्यक्ति ही बहुत अधिक अमीर हो जाए। पूंजीवादी व्यवस्था एवं मुक्त व्यापार के यह विरुद्ध थी। यह चाहते थे कि मुक्त व्यापार न हो और क्या हो? पूंजीवादी व्यवस्था न हो। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ की, तो इसको क्या है? अधिक महत्व दिया जाता था, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी को दबदबा ही यहाँ पे था। किसका दबदबा था? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका यहाँ पे दबदबा था। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती थी? कि सबका साथ, सबका विकास हो। सोवियत प्रणाली आदर्शों एवं समतावादी समाज पर बल देते थे। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। ठीक है, एक ही दल काम करता था और इस सोवियत दल का क्या था? सभी संस्थाओं पर क्या इसका गहरा नियंत्रण रहता था। जो भी संस्थाएं होती थी वहाँ पे, किसी भी प्रकार की संस्था हो तो उस संस्था पर क्या है? इनका पूर्ण नियंत्रण रहता था। सोवियत प्रणाली आर्थिक सोवियत की जो आर्थिक प्रणाली थी वो कैसी थी? योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। पूरी आर्थिक प्रणाली की थी सोवियत संघ के अधीन थी। सोवियत सरकार ही सब कुछ करती थी, उसमें किसी पर्सनल प्राइवेट व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं था। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। ठीक है, पूरे राज्य का क्या था? जितनी भी वहाँ की संपत्ति थी उस पर किसका नियंत्रण था? पूरी संपत्ति पे राज्य का नियंत्रण था। सोवियत संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत प्रणाली मानी जाती है। और संचार की जो यहाँ पर व्यवस्था थी, ठीक है, संचार की जो व्यवस्था थी वो कैसे थी? बहुत ही उन्नत प्रणाली की संचार व्यवस्था सोवियत रूस में थी। ठीक, और यहाँ पे क्या था? न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा भी थी। बेरोजगारी यहाँ पे ना के बराबर थी। न्यूनतम जीवन सुविधा की व्यवस्था भी यहाँ पे थी और बेरोजगारी क्या थी यहाँ पे? तो बेरोजगारी यहाँ पे ना के बराबर थी। वाह, आज हमारे राष्ट्र में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। और 1700-1800 ईस्वी में भी सोवियत संघ में कोई बेरोजगारी नहीं थी, केवल ना के बराबर बेरोजगारी यहाँ पे थी। तो आप अभी भी आइडिया लगा सकते हो कि ये राष्ट्र कितने विकसित हैं, कितने प्रबल हैं। ठीक है, तो चलिए सोवियत संघ की खामियां देख लेते हैं, उसकी कौन कौन सी खामियां रही हैं। तो सोवियत प्रणाली में नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता था। यहाँ के जो नागरिक थे तो उनका वहाँ पे क्या था? वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता था। और शासन पर साम्यवादी दल के नेताओं का तथा नौकरशाही पर नियंत्रण था। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि यहाँ पे क्या हो? उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो, किसी और व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं हो। जो सोवियत पार्टी है केवल उसी का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, नागरिकों को शासन की कमियों को उजागर करने की स्वतंत्रता नहीं थी। और वहाँ के जो नागरिक हैं वो क्या नहीं कर सकते थे? सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे, सरकार को कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा रहता था और उनके कोई विरुद्ध नहीं जा सकता था। आम नागरिक शासन और साम्यवादी दल की आलोचना नहीं कर सकता था। और जैसे हमारे देश में होता है, लोकतांत्रिक देश में कोई भी किसी की आलोचना कर सकता है, किसी भी पार्टी की आलोचना कर सकता है, किसी भी सरकार की आलोचना कर सकता है यदि उनके विरुद्ध कोई कार्य किया जा रहा हो। लेकिन सोवियत रूस में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे क्या होता था कि कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का कार्य करे तो उसमें क्या है? कोई भी
इन पे क्या दबदबा नहीं बना सकता था, इनकी आलोचना नहीं कर सकता था। साम्यवाद दल की जो आलोचना बिल्कुल नहीं कर सकते थे। ठीक है, नागरिकों की तो जीवन यहाँ पे क्या था, बहुत कठिन था, क्योंकि जब किसी की आलोचना ही नहीं करनी है तो क्या करेंगे, वो अपनी मनमर्जी का काम करेंगे और अपनी मनमर्जी जिस सरकार चाहेगी वही होगा। जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छे जीवन यापन करते थे, और जो इस साम्यवादी दल के नेता था तो क्या करता था, उनको अच्छे ऐशो आराम की सुविधाएं मिलती थी। जितने भी साम्यवादी दल के नेता थे उनको गाड़ी, बंगला, घोड़ा आदि, खाने पीने की उचित व्यवस्था, नौकर चाकर सब कुछ मिलते थे। और सरकारी भी जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनका जीवन यापन भी कैसे था, बहुत बढ़िया था, जैसे वर्तमान समय में भारत में होता है। तो भारत के नेता भी क्या करते हैं, बहुत अच्छे ऐशो आराम के साथ रहते हैं। जो यहाँ के सरकारी नौकर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी क्या है, भ्रष्टाचार में लीप हुए हुए हैं, वो भी मज़े से खाते पीते हैं। और यहाँ की भी आम जनता का हाल भी इसी प्रकार से है। ठीक है, जो सोवियत रूस में हुआ करता था। इसी प्रकार से साम्यवादी दल तथा शासन संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। और जो क्या थी, ये साम्यवादी दल था, जनता के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं थी। उत्तरदायी के अभाव के कारण ही शक्ति का दुरुपयोग होता है। और जब किसी की जिम्मेदारी होगी ही नहीं, केवल और केवल सरकार की जिम्मेदारी होगी, तो क्या होगी, शक्ति का क्या होगा, वहाँ पे दुरुपयोग होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने के कारण जनता में शासन के विरुद्ध अंदर ही अंदर आक्रोश बढ़ता रहा। अब क्या हुआ, जब व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता नहीं है तो क्या हुआ, जनता के अंदर क्या हुआ, अंदर ही अंदर आक्रोश उत्पन्न होने लग गया। और सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। और इसी कारण क्या हुआ, सोवियत संघ ने अपने नागरिकों की आकांक्षाओं, उनकी भावनाओं, जो वो चाहते थे वो नहीं कर सका। जो वो मांगना चाहते थे वो सोवियत संघ नहीं दे सका, जिस कारण से क्या हुआ, शासन की सारी शक्ति नहीं दे सका। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, शासन की सारी शक्ति रूस में केंद्रित थी। जितनी भी सारी शक्ति हैं कहाँ पे थी, एक केंद्र बिंदु पे आधारित थी। सारी शक्तियाँ रूस में केंद्रित थी। जबकि वो 15 गणराज्यों में से एक था। जबकि रूस क्या था, 15 गणराज्यों में से एक था। और ये जो 14 गणराज्य थे, तो इन 14 गणराज्यों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती थी जिस प्रकार से सोवियत रूस के पास थी। इसमें अन्य गणराज्य और उनकी जनता उपेक्षित महसूस करती थी। और क्या है, वो अपने को अलग महसूस करती थी, शर्मिंदगी महसूस करती थी। और क्या है, घृणित दृष्टि से रूस को देखने का कार्य करती थी, क्योंकि रूस ने उनके साथ ऐसा ही भेदभाव किया था। थोड़ा जान लेते हैं दूसरी दुनिया के देश। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया था। जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनको क्या है, समाजवादी प्रणाली पर डाला गया था। ठीक है, ये पूर्वी यूरोप के जो देश हैं इनको समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के या दूसरी दुनिया कहा जाता है। ठीक है, जबरदस्ती इनको क्या डाला गया था, समाजवादी प्रणाली में की तर्ज में डाला गया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक दुनिया तो किसकी है, सोवियत रूस की है, और दूसरी दुनिया किसकी थी, तो जो रूस के पूर्वी यूरोप के देश थे उनको क्या कहा, ज़बरदस्ती क्या डाला गया था, समाजवादी प्रणाली की तर्ज पे डाला गया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दूसरी दुनिया के लोग कहा जाता है। अब देख लेते थोड़ा साम्यवादी सोवियत की अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, और जिस कारण से इतना बड़ा झगड़ा हुआ उसकी बड़ी जड़ यही है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो ये देख लिया हमने अमेरिका की, एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण थी, कहाँ की, सोवियत की व्यवस्था थी। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं था इसमें। समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी और उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हुआ करता था। ठीक है, यहीं पे अमेरिका में क्या होता था, राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होता था, बाकी क्या होता था, वहाँ के नागरिकों का होता था। ठीक है, स्वतंत्रता आधारित प्रतियोगिता पर आधारित थी। यहाँ पे क्या होता था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्र रूप से यहाँ पे एक नागरिक काम करते थे,
जो चाहे अपनी मर्जी से उगा सकते थे, उत्पादन कर सकते थे। व्यक्तिगत पूंजी की महत्व थी, यहाँ पे क्या था, व्यक्तिगत पूंजी जी थी, उसका महत्व था। अधिकतम लाभ के पूंजवादी सिद्धांत पर यह आधारित थी। उत्पादन के साधनों पर यहाँ पर क्या था, बाजार का नियंत्रण था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जान लेते हैं मिखाइल गोर्बाचेव कौन था। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन था। तो मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931 में हुआ। वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के रूस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1985 से कब तक रहे, 1991 तक यह सोवियत संघ का राष्ट्रपति रहा। उसका नाम रूस के इतिहास में सुधारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव का नाम रूस के इतिहास में सुधारों के लिए जाना जाता है। इसने रूस में क्या किए, बहुत सारे सुधार किए, इसलिए इसको सुधारों के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना और ग्लासनोस्त खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए। ठीक है, पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना की। ठीक है, पुनः मतलब उसकी व्यवस्था को सही ढंग से बनाने का प्रयत्न किया। किसकी, रूस की व्यवस्था को पुनः सही ढंग से बनाने का प्रयत्न किया। जैसे रूस की व्यवस्था क्या थी, पहले थी। तो पेरेस्ट्रोइका जो है ये किस भाषा का शब्द है, रूसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पुनः रचना की। दूसरा है ग्लासनोस्त का होता है खुलेपन की, आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया। और उसने भी क्या किया, सोवियत संघ की तरह नहीं किया। उसने कहा ऐसा नहीं होगा, खुलेपन की व्यवस्था को अपनाओ, व्यक्तियों को क्या दो, यहाँ के नागरिकों को क्या दो, नागरिकों को अच्छी व्यवस्था दो, अच्छे प्रकार के उत्पादन करने दो, सरकार इन पे क्या करे, अपना नियंत्रण कम करे। इसलिए नियंत्रण कम करने के लिए उसको क्या जाता है, सुधारों के नाम, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के नाम से जाना जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, रूस के राष्ट्रपति थे, अंतिम राष्ट्रपति थे। कब से रहे, तो 5 साल तक ये क्या रहे, रूस के राष्ट्रपति रहे। और राष्ट्रपति रहते रहते इन्होंने क्या कर दिया, 5 साल में ही अच्छे काम कर दिए। इसलिए इनको क्या है, इन 5 सालों में सुधारों के नाम से जाना जाता है। तो इसको थोड़ा मिठा लेते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव की थोड़ा सा उपलब्धियां भी जान लेते हैं, जो 5 साल में इतना अच्छा कार्य कर सकता है, जिनको सुधारों के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कौन कौन से अच्छे अच्छे कार्य किए। तो गोर्बाचेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगा दी। ठीक है, इन्होंने क्या है, संयुक्त राज्य के अमेरिका के साथ क्या है, हथियारों की होड़ पर रोक लगा दी। उन्होंने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। और जहाँ पे क्या थी, इनकी सेना लगी हुई थी, किसकी, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप के सोवियत से क्या कर दिया, अपनी सेना को वापस बुला दिया। उन्होंने कहा युद्ध कुछ नहीं करना है, सीधा वापस आ जाओ, कोई नहीं है कि हम विचारों की लड़ाई है, स्वयं ही हम क्या करेंगे, स्वयं ही हम विघटन करने के मूड में है। यह अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने की दृष्टि से उनका एक बहुत ही अच्छा कार्य रहा। जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव था उनकी दृष्टि में क्या लगा, बहुत ही अच्छा कार्य रहा, क्योंकि उसने अपने सैनिकों को बुला दिया। जब उन्होंने अफगानिस्तान से और पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों से क्या है, अपने सैनिकों को वापस बुला दिया, तो क्या हुआ, संयुक्त राज्य को और बाकी देशों का क्या है, डर कम हो गया। क्योंकि एक तनाव की स्थिति बनी रहती थी कि कभी भी क्या है, युद्ध हो सकता है। तो इन्होंने क्या है, उसको वापस बुला दिया। यही उनका सबसे अच्छा कार्य माना जाता है। और जर्मनी के एकीकरण में सहायक बने। उन्होंने क्या किया, जर्मनी का फिर से क्या किया, एकीकरण करना शुरू किया। उन्होंने ही शीत युद्ध को समाप्त कर दिया। और शीत युद्ध को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो मिखाइल गोर्बाचेव को ही शीत युद्ध का समाप्त करने का श्रेय जाता है। 1991 में सुधारों के नाम से जाने जाने लगे। और इन्होंने क्या किया, सारा शीत युद्ध ही समाप्त कर दिया। ठीक, इसको थोड़ा मिटाएं, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, उन पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है। और सोवियत लोगों ने क्या कहा, उस पर आरोप लगा दिया कि तुमने क्या किया, सोवियत संघ का विघटन किया, और ना सोवियत संघ का आज तक
विघटन नहीं होता। कुछ ऐसी स्थिति भी आई सोवियत संघ में सुधारों के लिए गोर्बाचोव को बाध्य करने वाली कौन कौन सी परिस्थितियां थी। तो कौन कौन सी परिस्थितियां मिखाइल गोर्बाचोव को सोवियत संघ में बाध्य करती थी। तो नंबर 1 है सोवियत संघ धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया। सोवियत संघ में क्या है, धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया तथा पूरी व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई। और जितनी भी व्यवस्था थी वहाँ के नौकर चाकर जो सरकार के थे उन्होंने क्या किया, सारा कुछ अपने ऊपर लेने की कोशिश की, जिससे क्या होने लग गया, रूस के जो नागरिक थे उनका जीवन कठिन होता चला गया। जो रूस के गरीब नागरिक थे, जो आम नागरिक थे, उनका जीवन कठिन होता चला गया, क्योंकि जो ये नौकरशाही व्यवस्था थी सब कुछ इन्होंने क्या कर दिया, अपने हाथों में ले लिया। अभी भ्रष्टाचार पर उतर आए, जितने पैसे मांगते थे उतने पैसे मांगने लगे, जिस कारण से क्या हो गया, सोवियत प्रणाली सत्तावादी हो गई। ठीक है, कैसे सत्तावादी हो गई, नौकर सत्तावादी हो गई। ठीक है, और यहाँ के लोगों ने क्या किया, जीवन यापन इनका कठिन हो गया। जो आम नागरिक रहेगा, जो नौकरी नहीं रहेगा, उनका जीवन क्या हो गया, कठिन हो गया। इन्हीं के ही स्कूल हो गए और इन्हीं के ही नियम और इन्हीं के ही कानून वहाँ पे चलने लगे। नौकरशाही के ही कानून चलने लगे, जो क्या थे, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं सॉरी सोवियत संघ के अधीन क्या करते थे, कार्य करते थे। और उन्हीं की व्यवस्था में कौन से वहाँ के लोग उसी की जनता व्यवस्था में फंसती चली गई। ठीक, सोवियत व्यवस्था में लोकतंत्र एवं विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी, अतः इसमें सुधारों की आवश्यकता थी। और यहाँ पे क्या थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं पाई जाती थी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का बोलबाला था। और वो पार्टी कौन थी, वो पार्टी थी साम्यवादी पार्टी। सोवियत संघ में एक दल, साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। आ गया वही जो मैं बात बताने जा रहा था आपको। तो सोवियत संघ में क्या था, एक दल का प्रभुत्व था, जिसको क्या कहा जाता था, साम्यवादी दल। यह दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, किसी भी व्यक्ति के प्रति यह दल उत्तरदायी नहीं था। यह सोवियत संघ में 15 गणराज्यों में शामिल थे। सोवियत संघ में यद्यपि 15 गणराज्य शामिल थे, परंतु प्रत्येक विषय में रूस का प्रभुत्व था। ठीक है, इसमें जो 15 गणराज्य थे उनमें भी प्रभुत्व किसका था, तो उनमें भी रूस का प्रभुत्व था। इन 15 जो गणराज्य थे जिनके नाम हमने पीछे देखे, उनका कोई बोलबाला यहाँ पे नहीं था। तथा वह सभी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। और रूस ही क्या था, सभी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते थे, रूस ही लिया करता था। अर्थात जितने ये 14 जो और राज्य थे जो एक संघ बनाते थे, जिन्होंने एक गणराज्य बनाया था, उनका कोई बोलबाला नहीं था। 15वां जो रूस था वही अपने को क्या समझता था, शक्तिशाली समझता था, और उसके आधार पर ही क्या करे, सारे 14 राज्य काम करे। इसमें बाकी के गणराज्य स्वयं को दमित एवं अपमानित महसूस करते थे। ठीक है, अब आप 14-15 दोस्त हैं, 14-15 दोस्तों में कोई ये कहेगा कि नहीं, हमारा एक गुट है, लेकिन गुट में क्या है, मैं ही ताकतवर हूँ, जैसा मैं बोलूँगा वैसे ही होगा। तो बाकी के जो लोग हैं, जो थोड़ा अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, उनके उसी दोस्त की बराबरी करते हैं, तो उसको क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि यार मेरी बात भी तो सुने कभी। और जब उसने बात नहीं सुनी तो उन्होंने वो क्या सोचते थे, जो 15 के 15 14 के 14 गणराज्य थे, ये अपने को अपमानित समझते थे, अपमानित अनुभव करते थे। सोवियत संघ के समय पर अत्याधुनिक एवं खतरनाक हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी की। और इसने क्या किया, समय पर अत्याधुनिक खतरनाक हथियार बना दिया और किसकी बराबरी की, अमेरिका की बराबरी की। परंतु धीरे धीरे उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और ठीक क्या हुआ कि पहले तो उसने अमेरिका के बराबर, जैसे अमेरिका हथियार बना रहा है उसी प्रकार के हथियार बना दिए, लेकिन क्या हुआ, बाद में उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हथियारों पर क्या होने लगे, अत्यधिक खर्चे के कारण सोवियत संघ की जो बुनियादी आर्थिक स्थिति थी, बुनियादी ढांचा था, वो क्या हो गया, तकनीकी ने पिछाड़ दिया। किसने, बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता गया। पिछड़ना ही था, क्योंकि वो केवल और केवल क्या बना रहा था, हथियार ही
बना रहा था, जिस कारण से क्या हुआ, रूस बुनियादी ढांचे के कारण पिछड़ गया। ठीक है। सोवियत संघ राजनीतिक एवं आर्थिक तौर पर अपने नागरिकों के समक्ष पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, और क्या हो गया कि यह अपने नागरिकों की तरफ से नागरिकों के तौर पर पूरी तरह से क्या हुआ, उनके समक्ष सफल नहीं हो पाया। सफल कैसे होना था, क्योंकि यदि 14 और जो राज्य थे उनकी बातों को भी सुन लेता तो शायद रूस क्या है, आज विश्व में एक महाशक्ति के रूप में होता। लेकिन उसने क्या कहा, तानाशाही अपनी शुरू कर दिया, जिस कारण से क्या है, सोवियत रूस को इसका खेमा भुगतना पड़ा। सन 1779 में अफगानिस्तान से सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। ठीक है। और वहाँ पे क्या क्या उन्होंने ज़बरदस्ती अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को लगा दिया। सैनिकों को जब वहाँ पे उन्होंने हस्तक्षेप किया तो सैनिकों के लिए हथियार चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी पानी, दाल चावल, जूते, सारे कुछ साधन चाहिए। और जब उन्होंने 1779 में अफगानिस्तान पे अपने सैनिकों को लगाया तो वहाँ पे क्या हुआ, उसकी स्थिति और भी नहीं, 1989 में क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। ठीक है। 1700 नहीं है, 1989 में क्या, 79 में क्या है, जब यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया, अपने सैनिकों को अब कहाँ पे लगा दिया, अफगानिस्तान में लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गई, इसकी स्थिति और भी कमज़ोर होती गई और सोवियत संघ में निर्यात कम होता गया तथा आयात बढ़ता गया। ठीक है। निर्यात कम हो गया और आयात बढ़ गया, अर्थात बाहर से सामान ज़्यादा खरीदने लग गया बाहर के देशों से एवं अपने देशों से सामान को कम बेचना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नौकरशाही व्यवस्था जो पनपी थी, सरकार के लोगों ने कुछ कार्य ही नहीं किया और आम नागरिकों को वहाँ पे जीने ही नहीं दिया गया। ठीक। और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब हुई, तो 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। सबसे पहले किन्होंने की घोषणा, तो ये जो देश हैं 1991 में बेरिस क्या है, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में एक नेता थे जिसका नाम है बोरिस येल्त्सिन। इसके नेतृत्व में क्या हुआ, पूर्वी यूरोप के देशों ने, जो जितने भी पूर्वी यूरोप के देश थे तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने क्या किया, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। उन्होंने क्या है, हम सोवियत संघ के साथ नहीं रहते हैं, हम 14 देशों का क्या होता है, शोषण होता है और हम रूस के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इस गणराज्य की घोषणा का पालन नहीं करते हैं और हम इसको समाप्ति की कगार पर ले जाते हैं, हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। ठीक है। समाप्ति की घोषणा हम करते हैं। अब सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, तो सोवियत संघ के गणराज्यों में चल रहे संघर्ष ने देश के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणराज्यों के संघर्ष में सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई। एक के बाद एक सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र हो गए। 25 दिसंबर 1991 सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है। सभी राज्यों ने क्या है, वहाँ पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा चल हम तेरा साथ नहीं देते, हमें स्वतंत्रता दे और हम क्या है, स्वयं ही अब क्या है, अपनी व्यवस्थाओं को अपनाएंगे, हम तेरे से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। इसी प्रकार से सोवियत संघ के जो विघटन का कारण था, तो सोवियत संघ क्या है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गया। जब उससे एक राज्य छूटने लग गया, दूसरा राज्य छूटने लग गया, तो क्या होने लग गया, वो राज्य स्वतंत्र हुए और सोवियत संघ कमज़ोर पड़ता गया। 25 दिसंबर सन 1991 को ऐसा दिन आया कि सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विघटन हो गया। ठीक है। पूर्ण रूप से इसका क्या हो गया, विघटन हो गया। जिन 15 गणराज्यों को मिलाकर एक सोवियत संघ बनाया गया था, उन्हें बहुराष्ट्रीय राज्य हुआ करता था। उनमें से 12 राज्यों ने मिलकर स्वतंत्रता के राष्ट्रकुल CIS की स्थापना की। 3 बाल्टिक गणराज्यों को बनाया, जिसमें लात्विक, एस्तोनिया और लिथुआनिया है को उसमें शामिल नहीं किया गया।
तो इन 12 राज्यों ने मिलकर एक स्वतंत्र राष्ट्र कुल बनाया, जिसको क्या नाम दिया गया, CIS नाम दिया गया। और 3 जो बाल्टिक राज्य थे इनको उसमें शामिल नहीं किया गया। तो कौन कौन से 3 बाल्टिक राज्य थे, तो लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ये नहीं चाहते थे क्या है हम एक स्वतंत्र राष्ट्र कुल बनाए, तो इनको उसमें जोड़ा ही नहीं गया। तो इन्होंने क्या बनाया, एक स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्र कुल बनाया। किसने, बहुराष्ट्रीय जो राज्य थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, एक स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्र कुल बनाया, जिसको CIS नाम दिया गया, ठीक है। कितना प्यारा पाठ था, मजा आ गया पढ़ने में। सोवियत संघ का विघटन। तो मार्च 1985 में गोर्बाचोव कम्युनिस्ट के महासचिव चुने गए थे। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। किसको बनाया गया, बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का क्या बनाया गया, प्रमुख बनाया गया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की गई, ठीक है, 1985 में। जनवरी 1987 में पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना। इसके अंतर्गत आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर क्या दिया जाने लग गया, बल दिया जाने लग गया। कब, 1987 में। सितंबर 1988 में गोर्बाचोव अब देश के राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। राष्ट्रपति कब थे, वो 85 में थे, लेकिन अभी भी वही राष्ट्रपति है, 5 साल के लिए थे। तो राष्ट्रपति बन गए थे। लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया था। कहाँ पे, लिथुआनिया में आज़ादी के लिए शुरू हो गया था। एस्टोनिया और लातविया भी, जो कहाँ पे फैल गया था, एस्टोनिया और लातविया में भी फैल गया था, ठीक है। इसी प्रकार क्या हुआ, अक्टूबर 1919 में गोर्बाचोव ने पूर्वी यूरोप के देशों से सेनाएं हटा दी थी। कहाँ पे, अक्टूबर 1919 में उसने पूर्वी यूरोप के देशों से मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या है, सेनाओं को हटा दिया। और वहाँ पे क्या क्या, वार्सा संधि में शामिल देशों को अपने बारे में स्वयं निर्णय का अधिकार मिल गया, ठीक है। उसने वहाँ से हटाई। और वहाँ पे क्या है, वार्सा जो संधि है, वहाँ पे क्या है, शामिल जो जितने भी देश है उनको क्या क्या कहा कि आप अपने बारे में स्वयं निर्णय ले सकते हो, और ये अधिकार मैं आपको देता हूँ। किसने कहा, मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा। फलस्वरूप इन देशों में सोवियत संघ का दबदबा समाप्त हो गया। और जो ये देश थे, इनमें क्या हो गया, अब सोवियत संघ का दबदबा पूरी तरह से समाप्त हो गया। जो 14 वो देश थे, उनमें क्या हो गया, पूरी तरह से रूस का दबाव समाप्त हो गया। नवंबर 1989 में क्या हुआ, तो बर्लिन दीवार गिर गई, ठीक है, गिरा दी गई। फरवरी 1990 में सोवियत संघ में 72 वर्षों से चला आ रहा कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकार समाप्त हो गया, ठीक है। जो 72 सालों से ये कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी, उसका क्या हो गया, 1990 में एक अधिकार समाप्त हो गया। सोवियत चुनावों के लिए बहुदलीय व्यवस्था का मार्ग खुल गया। और सोवियत में क्या है, बहुत सारे दलों के लिए मार्ग खुल गए। जैसे हमारे देश में है कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, क्षेत्रीय दल से जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं। तो शिवसेना है, ठीक है। इसी प्रकार से वहाँ पर भी क्या है, विभिन्न प्रकार के रास्ते खुल गए, बहुदलीय व्यवस्था को अपनाए गए। मतलब बहुत सारे दल वहाँ पे क्या है, सरकार का क्या करेंगे, सरकार को चलाने का कार्य करेंगे। जिनकी सरकार बनेगी वही क्या है, पूरे देश को चलाएंगे। तो ठीक है, इतनी प्यारी व्यवस्था वहाँ पे कब किसने की, तो मिखाइल गोर्बाचोव, एक महान जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, ठीक है। अपने 5 सालों में, जो 72 सालों में नहीं हो पाया, वो उन्होंने क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने 5 सालों में करके देखा है, ठीक। इसी प्रकार से 1990 में लिथुआनिया ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। और आज़ादी की घोषणा करने पर वह पहला सोवियत का गणराज्य बन गया, ठीक है। पहला ऐसा गणराज्य बन गया जिसने क्या किया, 1990 में आज़ादी की घोषणा करना शुरू कर दिया। और सोवियत का वो क्या बन गया, पहला गणराज्य बन गया, ठीक है। जून 1990 में रूस संघीय गणराज्य ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। और रूसी संघीय राज्य ने भी क्या है, सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी, ठीक है।
जून 1991 में बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बन गए। और 91 के बाद कौन राष्ट्रपति बन गए? तो बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, जिनको 19 अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मिसप्रिंट हो रखा है, गोर्बाचेव है, गोर्बाचेव के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जो क्या रहा, ये विद्रोह भी असफल रहा। किन्होंने किया? कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टरपंथी थे। कट्टरपंथी इसलिए थे कि वो चाहते थे कि हमारे ही मुकाबले कार्य किया जाए, इसलिए क्या है, ये इनका आंदोलन असफल रहा। सितंबर 1991 आया, वहाँ पे 3 बाल्टिक गणराज्य लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, जो सोवियत संघ से अलग हो गए थे, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। किसके सदस्य बन गए? संयुक्त राष्ट्र संघ के ये सदस्य बन गए। तीनों बाल्टिक जो गणराज्य थे, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। इसी प्रकार से दिसंबर 1991 में 8 दिसंबर को 3 गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने 1922 की उस संधि को रद्द करने का फैसला किया जिसमें सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या था, सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। 1922 में उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर, जिसमें 1922 में निर्माण हुआ था। 8 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ CIS की स्थापना की। बाद में अन्य 8 गणराज्य राष्ट्रकुल में शामिल हो गए। इस प्रकार राष्ट्रकुल की संख्या अब कितनी हो गई? 11 हो गए। 3 गणराज्य वो थे और 8 बाद में शामिल होते, तो कितने हो गए? 8 गणराज्य बन गए। ठीक है, 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति से पत्र से त्यागपत्र दे दिया। और मिखाइल गोर्बाचेव ने 25 दिसंबर को त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति के पद से। इसी के साथ ही औपचारिक तौर पर सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया और 1933 में जॉर्जिया की राष्ट्रकुल का सदस्य बन गया। ठीक है, जॉर्जिया भी राष्ट्रकुल का सदस्य बन गए। और अब कितने, 1993 में कौन, जॉर्जिया भी क्या बन गया, राष्ट्रकुल का सदस्य बन गए। और राष्ट्रकुल में अब उनकी संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक, अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या है। तो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाना। अब सोवियत संघ का विघटन का सबसे बड़ा कारण ही माना जाने लग गया कि इन्होंने क्या है, नागरिकों की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। ठीक है, और सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, जितने भी नौकर थे अपने आप को क्या समझने लगे, बलवान समझने लग गए। अपना ही क्या है, दांव पेच वहाँ के आम नागरिकों पे चलाने लगे, जिस कारण से क्या है, सोवियत संघ का विघटन हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, और जो ये पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी जो रूस की थी, तो इस पर क्या था, इसका अपना नियंत्रण था। ये चाहती थी कि जैसा ये करे, तानाशाही की व्यवस्था स्थापित करती थी, अपनी मर्जी का काम क्या करती थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था यहाँ पे। संशोधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, और जितने भी प्रकार के खनिज तेल से संबंधित हों और मशीनरी से संबंधित हों या आपका इस्पात से संबंधित हो, इन्होंने क्या किया, सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग कहाँ पर किया, हथियार बनाने पर किया। जिस कारण से क्या हो गया, रूस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ने लग गई। ठीक है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ने के कारण भी रूस का क्या होने लग गया, विघटन हो गया। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना, और क्या थे, प्रौद्योगिकी के मुकाबले क्या थे, किसकी भांति, इनका बुनियादी जो ढांचा था प्रौद्योगिकी के मुकाबले में पश्चिमी राष्ट्रों के कारण ये पीछे रह गए, मतलब अमेरिका से ये पीछे रह गए। इनकी प्रौद्योगिकी इतनी ज़बरदस्त नहीं थी जितनी किसकी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना, और ये पार्टी थी जो कम्युनिस्ट पार्टी कैसी थी, ये तानाशाही पार्टी थी और इसका जनता के प्रति कोई भी जवाब नहीं था, वहाँ के आम नागरिकों के प्रति कोई जवाब नहीं था, जिस कारण से क्या हुआ, यह तानाशाही हो गए थे।
और कोई जवाबदेही नहीं रहने के कारण ये क्या हो गए, इन्होंने यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से रूस की प्रमुखता, रूस की क्या रही, प्रमुखता यहाँ पे रही। ठीक है। गोरबचोव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, और यहाँ पे इसका भी विघटन कारण है। गोरबचोव ने क्या किया, अच्छे कार्य करना शुरू कर दिया, जिस कारण से इसका विरोध करने लगे, और उसका विरोध का भी एक कारण बना। तो गोरबचोव ने कहा कि तुम विरोध करोगे तो हम क्या करेंगे, हम भी सोवियत संघ के विघटन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ताओं की वस्तुओं में कमी, और अर्थव्यवस्था की गति में क्या हो गई, शिथिलता आने लगे, कमी आने लग गई। उपभोक्ताओं की वस्तु में, जो उत्पादन करने वाले लोग थे उनकी वस्तुओं में भी कमी आने लगे, क्योंकि सारा सामान तो हथियार बनाने में सारा समय गुजर जाता था, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में गुजर जाता था, जिस कारण से क्या है, उपभोक्ताओं की वस्तु में कमी आने लग गई, खरीदने वाले के लिए कमी आने लग गई। ठीक है। एक एक वस्तु को खरीदने के लिए 4-4 आदमी, 6-6 आदमियों की लाइन लगी हुई होती थी। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, राष्ट्रवादी जो भावना थी उनका क्या होने लग गया, उनकी इच्छा का क्या होने लगे, वहाँ पे उभार होने लग गया। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, यदि सोवियत जो प्रणाली है वो सत्तावादी नहीं होती तो क्या होता, आज भी जो है एक युद्ध चलता रहता, और रूस क्या होता, महाशक्ति के रूप में होता, क्योंकि सोवियत रूस जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था। लेकिन शक्तिशाली होने के साथ साथ यदि उसमें 2-3 व्यवस्थाएं होती और नागरिकों की बातों को सुनता तो आज रूस क्या होता, एक महाशक्ति के रूप में होता। ठीक। इसी प्रकार से सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम यह हुआ, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। क्या हो गया, शीत युद्ध का संघर्ष, सबसे पहले शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। दूसरी दुनिया का भी पतन हो गया। जो पूर्वी जर्मनी रूस ने जो बनाए थे, पूर्वी जर्मनी का हिस्सा दूसरी दुनिया के लोग जहाँ कहते थे, तो वो भी क्या है, समाप्त हो गया। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका वर्चस्व का उदय हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ, जो कौन थी, अमेरिका थी। हथियारों की होड़ समाप्ति हो गई, सोवियत खेमे का अंत, और 15 देशों का नया उदय हो गया। फिर से क्या हो गया, सोवियत का अंत हो गया और 15 देशों का फिर से क्या हो गया, नया उदय हो गया। ठीक। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों को सलाहकार बना गई। ठीक है। अब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, वो जैसी संस्था है उनको क्या कर दिया, ताकतवर बना दिया गया। ताकतवर तो बनेगी ही, क्योंकि इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों से क्या है, रूस ने क्या लिया, कर्जा लेना शुरू किया, और यहाँ से क्या है, इन्होंने विभिन्न प्रकार के कर्जे से क्या है, हथियार बनाना शुरू कर दिया, जिस कारण से क्या हुआ, यह राष्ट्र कमजोर पड़ने लग गया। सोवियत रूस का उत्तरदायी हो गया। ठीक है। संघ का ही खुद उत्तरदायी हो गया, जितना वो गणराज्य बना रखे थे उनके ही सारे उत्तरदायी कौन हो गया, सोवियत रूस हो गया। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधित परिवर्तन होने लगे, और विश्व की जो राजनीति है उसमें क्या है, शक्ति संबंधित परिवर्तन होने लगे। आगे क्या हुआ, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, और पूंजवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हो गया। ठीक है। अब समाजवादी व्यवस्था को कोई नहीं पूछ रहा था, सारे लोग पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें ही अधिक ध्यान देने लगे। ठीक है। जिस कारण से क्या हुआ, रूस क्या है, विघटन होता चला गया। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी को अपनाया। पहले आघात पहुंचाकर उपचार करना, पहले किसी पे चोट मार दो जोर से, जितना जोर से मार सकते हो किसी पे, और उसके बाद उसको क्या है, सॉरी बोलो, तो वही है शॉक थेरेपी। आघात पहुंचाकर उपचार करना, पहले तो किसी पे बहुत जोर से मार दो, उसके बाद क्या है, उसी का ही उपचार कर दो। जैसे आप किसी पे कभी थप्पड़ मारते हो जोर से और उसके बाद वो सॉरी, तो
आघात पहुंचाकर उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। शॉक थेरेपी है एक करंट है, ठीक है, करंट टाइप का समूलनाभ। उदारवादी लोकतंत्र का महत्व, और यहाँ पे क्या है, उदारवादी लोकतंत्र का भी महत्व बढ़ गए। इसको थोड़ा बिठा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। कुछ कमियां भी रही हैं। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की कुछ कमियां रही हैं। तो सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी जनता के लिए जवाबदेही नहीं रही, ठीक है, जनता के प्रति क्या है, जवाबदेही नहीं रही। इसकी निम्नलिखित कुछ कमियां हैं। तो कमियां कौन कौन सी हैं? कम्युनिस्ट शासन में सोवियत शासन प्रणाली और राजनीतिक रूप से क्या थी, गतिरुद्ध हो चुका था, ठीक है। भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था और गलतियों को सुधारने में शासन अक्षम रहा, ठीक है, यह मैंने अभी पढ़ा था। तो शासन क्या रहा, गलती सुधारने में अक्षम रहा। विशाल देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, और यहाँ पे शासन प्रणाली कैसी थी, केंद्रीकृत थी। सत्ता का यहाँ पे क्या, जनाधिकार खिसकता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह प्रकृति के नेता थे जिनको जनता का कोई सरोकार नहीं था। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे नेता हुआ करते थे जिनको क्या था, जनता का कोई महत्व ही पता नहीं था, जनता के बारे में जो कुछ सोचते ही नहीं थे। इसीलिए क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। वही पार्टी के जितने अधिकारी हैं उनको क्या है, आम नागरिकों से ज़्यादा कई अधिकार मिले होते हैं, जिस प्रकार से आज हमारे देश में भी चलता आ रहा है। आम नागरिकों को वो सुविधाएं प्रदान नहीं होती हैं जो पार्टी के नागरिक को होती है, पार्टी को आदमी को होती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर भी प्रचलित थी, ठीक है। भारत जैसे विकासशील देश पर सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, तो थोड़ा भारत के बारे में जान लेते हैं। अब भारत की बात आई गई है तो जान ही लेते हैं। तो विकासशील देश की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिल गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो गया, अमेरिका को अधिक हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लग गया, ठीक है, कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसको धक्का लग गया। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिका का प्रभुत्व, IMF और वर्ल्ड बैंक पर भी अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा उपलब्ध हो गई, ठीक है। हथियारों की होड़ की कीमत क्या है, तो हथियारों की होड़ की कीमत है, सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में वो पश्चिमी देशों से पिछड़ गए, ठीक है। हथियारों की होड़ में तो अमेरिका को कड़ी टक्कर दी गई, हथियार ही हथियार बनाए तो टक्कर ही देगा, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो बुनियादी ढांचे थे, रोटी कपड़ा और मकान, उसके मामले क्या है, वो पिछड़ गया। कौन, सोवियत संघ पिछड़ गया। तो उसने इतने हथियारों पे विश्व बैंकों से कर्जा लिया, जिस कारण से क्या हो गया, उसने हथियार बनाना शुरू कर दिया और आम नागरिक को जिस रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत थी वो उसको नहीं मिला, जिस कारण से क्या है, पश्चिमी देशों के साथ सोवियत रूस पिछड़ गया। उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में वह पश्चिम देशों से बहुत पीछे छोड़ता गया, जबकि रूस की आर्थिक स्थिति पहले क्या थी, बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही मजबूत थी। लेकिन वह कहती है ना कि व्यक्ति जितना भी ऊंचा उड़ जाए एक दिन उसको नीचे गिरना ही पड़ता है, यदि उसके कार्य अच्छे नहीं हो। तो ऐसी ही बात हो गई, उत्पादकता और गुणवत्ता के मामलों में पश्चिम देशों के से वो बहुत पीछे छूट गया। थोड़ा शॉक थेरेपी जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद ने पूंजीवाद की ओर संक्रमण परिवर्तन के मॉडल को अपनाते इसे शॉक थेरेपी कहा, ठीक है। उन्होंने कहा साम्यवाद के पतन, जब रूस का पतन हो ही गया है तो सोवियत गणराज्य ने विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद पूंजीवादी के आक्रमण के मॉडल को अपनाने का पार किया, जिससे शॉक थेरेपी कहा गया। अब रूस को शॉक थेरेपी दी गई।
रूस को ये कहा गया कि काम तो हम ही करेंगे, तुम्हारा तो पतन हो गया है, हम विश्व बैंकों से और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से क्या लेंगे, कर्जा लेंगे, और उसके बावजूद भी क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएंगे। ठीक है, कर्जा लेके हम पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएंगे और रूस में क्या करेंगे, नया परिवर्तन करेंगे। और जब ऐसी बात रूस ने सुनी तो उसको क्या पहुंच गया, शौक शौक पहुंच गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे करने लग गए। और फिर क्या है, फिर रूस को ही सहयोग किया। तो यही है शॉक थेरेपी के बाद उपचार करना। ठीक है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, पहले चोट मार लो, उसके बाद क्या है, फिर से उपचार भी उसी का कर लो। शॉक थेरेपी के अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक ढांचे को तुरंत अपनाने की बात की गई। ठीक है, जो निजीकरण था उसको और व्यवसायों को क्या है, तुरंत तुरंत क्या है, नए ढांचे की बात की गई कि कोई नया व्यवसाय करना है, कोई नई नई पहल करनी है। ठीक है, उसके लिए किसी प्रकार के सामूहिक और निजी फर्मों को बनाना है। तो जिसके अंतर्गत क्या है, उन्हें सामूहिक फर्म और निजी फर्मों में बदल दिया गया तथा पूंजीवादी पद्धति खेती आरंभ करने लगे। ये सामूहिक जो फर्म हुआ करते थे पहले सरकार के अधीन हुआ करते थे, उन्होंने क्या है, इसको छोड़ो और निजी फार्म अपनाओ, अपना उद्योग करो, और अपने उद्योग के बदले क्या करो, पूंजीवादी पद्धति को आरंभ करो, पूंजीवादी व्यवस्था को क्या करो, आरंभ करो। शॉक थेरेपी की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो शॉक थेरेपी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, देखते हैं। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण हो गया। वहां पे क्या हो गया, अब जो जो राज्य की संपत्ति है वो निजीकरण के मामले में आ गए। पहले वे साम्यवादी गुट पर आधारित थी, सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदल दिया गया। जितनी भी सामूहिक फर्म थी उनको निजी कर दिया गया, जो सरकार के हस्तक्षेप में थी उनको अब क्या कर दिया, निजी कर दिया गया। ठीक है, पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू होने लगे, और पूंजीवादी पद्धति से ही खेती शुरू होने लगी। मुक्त व्यापार व्यवस्था अपनाने लगे। विभिन्न प्रकार के अवरोध जो सरकार लगाती थी, इन अवरोधों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मुद्रा की आपसी परिवर्तनीयता, और मुद्रा के आपस में क्या हो गया, परिवर्तन करने लगे। ठीक है, मुद्रा में परिवर्तन होने लगे। जैसे जैसे इनकी क्या बढ़ी, इनकी पूंजी बढ़ती गई, वैसे वैसे क्या है, यहाँ मुद्रा की फिर से वापसी होने लगे, और इसमें क्या होने लगे, परिवर्तन होने लगे। जो मुद्रा डूब गई थी वो क्या है, अब बढ़ने के कगार पर हो गई थी। पश्चिम देशों की आर्थिक व्यवस्था को जुड़ाव हो गया, और पश्चिम व्यवस्था देशों की आर्थिक व्यवस्था है उनसे क्या हो गया, अब ये जुड़ना शुरू करने लगे। पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, और इन्होंने क्या कहा कि हम पूंजीवादी व्यवस्था के अलावा किसी अन्य कोई भी विकल्प हम उस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे। तो यही थी शॉक थेरेपी की कुछ बातें। ठीक है, शॉक थेरेपी के कुछ परिणाम भी देख लेते हैं। पूर्णतः असफल, रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। ठीक है, और रूस का जो औद्योगिक ढांचा था, उद्योगों का ढांचा था, वो क्या है, चरमरा गया। ठीक,